किशनगंज नाम का एक छोटा सा मगर खुशहाल गांव था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करना अपना फर्ज समझते थे। इसी गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। भोला एक ईमानदार और मेहनती इंसान था जो अपने उसूलों पर अडिग रहता था। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। हाँ, सरिता बहुत तेज प्यास लगी है, जरा एक लोटा पानी देना। लेकिन पानी तो बिल्कुल खत्म हो गया है। मटके में एक बूंद भी नहीं बची। सुबह जो भरा था सब काम में लग गया। अरे फिर अब क्या करें? इतनी गर्मी में बिना पानी के तो मुश्किल हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं अभी कुएं से पानी भरकर ले आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, फिर मुझे काम पर भी जाना है। सरिता मटका लेकर कुएं की ओर पानी लेने चली जाती है। वह जैसे ही कुएं के पास पहुंचती है, वहां पर गांव की कुछ और औरतें खड़ी होती है। सरिता अपना मटका पानी के लिए रख देती है। अरे तूने अपना मटका यहाँ क्यों रखा है? दिखता नहीं पहले हम पानी भरेंगे। बहन, मैंने तो बस अपना मटका रखा है और मुझे सिर्फ एक मटका पानी चाहिए। अरे एक मटका चाहिए या दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? पहले हम पानी भरेंगे। हम बड़े घर की औरतें ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती, समझी? लेकिन बहन, मैं भी तो सुबह से घर का काम करके आई हूँ। बस थोड़ी ही देर में अपनी बारी आने वाली थी। हा हा हा, ओहो, अब तुम जैसी गरीब औरतें भी हमारे बराबर खड़ी होंगी। पहले हमें पानी लेने दो, फिर तुम देख लेना। इतना सुनकर सरिता को गुस्सा आता है और वह खाली हाथ मटका लेकर अपने घर आ जाती है। क्या हुआ सरिता, तुम पानी लेकर नहीं आई? नहीं जी, कुएं से पानी नहीं भर पाई। क्यों, इतनी देर हो गई फिर भी पानी नहीं भर पाई? बोला जी, वहां बड़े घर की औरतें पहले से खड़ी थी। मैंने अपना मटका लाइन में रख दिया था, लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई उन्होंने मुझे धक्के मारकर पीछे कर दिया। कहने लगी कि हम गरीब औरतों की वहां कोई हैसियत नहीं है। लेकिन क्या पानी पर सिर्फ उनका हक है? हम मेहनत करते हैं, खेतों में पसीना बहाते हैं, फिर भी हमें इंसान नहीं समझते। ये बड़े लोग हमेशा हम गरीबों को ही सताते आए हैं, जैसे गांव सिर्फ उन्हीं का है। चलो कोई बात नहीं, मैं बिना पानी के भी रह लूंगा। हाँ, और सरिता, तुम चिंता मत करना, हमारे दिन भी जल्दी ही बदलेंगे। अरे भाई हरीश, मुझे अपना खेत किसी अच्छे और ईमानदार आदमी को जोतने के लिए देना है, लेकिन आजकल सच्चे और मेहनती लोग मिलते ही कहाँ हैं। कोई ऐसा इंसान है हमारे गांव में जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके? अरे सेठ जी, हमारे गांव में मेहनत और ईमानदारी की मिसाल सिर्फ एक ही इंसान है। कौन कौन है वह आदमी? भोला। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी है। उसकी मेहनत का तो पूरा गांव गवाह है। अच्छा, लेकिन क्या वह इतना भरोसेमंद है कि मैं अपना खेत उसे दे दूं? सेठ जी, अगर इस गांव में कोई सबसे सच्चा और ईमानदार इंसान है तो वह भोला ही है। वह दिन रात खेत में पसीना बहाता है, अपने काम को पूजा समझता है। उसने कभी किसी का हक नहीं मारा और सबसे बड़ी बात, वह मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। तभी वहां पर भोला आ जाता है। अरे बोला, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं अभी अभी तेरी ही तारीफ सुन रहा था। मेरी तारीफ क्या बात है सेठ जी? हाँ बेटा, गांव में सभी तेरी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दे रहे थे, और सच कहूं तो मुझे भी एक ऐसे ही आदमी की जरूरत है। सेठ जी, आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। बताइए क्या काम है? मेरी एक जमीन पड़ी है गांव के पास, लेकिन उस पर कोई खेती करने वाला नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि तू उस पर खेती करे। अरे सेठ जी, क्यों नहीं कर सकता? मेरा यही तो काम है, खेत जोतना, मेहनत करना, अन्न उगाना। लेकिन भोला, एक बात पहले ही साफ कर दूं, मैं तुझे सिर्फ 1/4 हिस्सा दूंगा, बाकी फसल मेरी होगी। सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मेहनत तो मेरी आदत है, और अगर ईमानदारी से काम करूंगा
तो भगवान भी मेरी मदद करेगा। ठीक है भोला, तो तू कल से ही मेरे खेत में काम शुरू कर दे और जिस चीज की जरूरत हो घर पर आकर ले जाना। अगली सुबह ही भोला हरे भरे खेतों में जहां दूर तक लहलहाती फसलें नजर आती हैं, वहां सूरज की पहली किरण के साथ ही खेतों में जुट जाता है। उसने ठान लिया था कि वह अपने पसीने की हर बूंद को मिट्टी में मिला देगा, ताकि उसकी मेहनत रंग लाए और फसल बेहतरीन हो। हर दिन वह खेतों की जुताई करता, पौधों को पानी देता, खाद डालता और उनकी देखभाल करता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत दिखने लगती है और खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आते, तो जिसे देख भोला और सरिता बहुत खुश होते हैं। भोला जी, आपकी मेहनत तो अब दिखने लगी है। देखो कितने प्यारे प्यारे पौधे निकल आए हैं। हाँ सरिता, ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। वैसे सेठ, हमें कितनी फसल देंगे? उन्होंने तो बोला है कि 1/4 हिस्सा हमें देंगे। अब देखो, सब ऊपर वाले की मर्जी है। चलो घर चलते हैं, बाकी का काम कल करूंगा। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर चले जाते हैं। अगले ही दिन आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं। ठंडी हवाएं तेजी से चलने लगती है और कुछ ही देर में घनघोर बारिश शुरू हो जाती है। शुरुआत में भोला को लगता है कि यह बारिश उसकी फसल के लिए अच्छी होगी, लेकिन जल्द ही उसकी उम्मीदें निराशा में बदलने लगती हैं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। भोला, अब क्या होगा? हमारी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। हमने कितनी मेहनत की थी, हर दिन खेत में पसीना बहाया, हर पौधे को अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन इस बेरहम बारिश ने हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। अब तो सेठ जी हमें उधार भी नहीं देंगे। पहले ही उनके कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, ऊपर से यह नई मुसीबत। हाँ सरिता, सिर्फ हमारी ही नहीं, इस गांव के बाकी किसानों की भी यही हालत है। किसी की फसल खड़ी थी, किसी की कटकर तैयार थी, लेकिन इस बारिश ने किसी को भी नहीं छोड़ा। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। लेकिन भोला, हमारे पास तो अब खाने को भी पैसे नहीं है। घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने को आया है। बच्चे कब से भूखे बैठे हैं। उनकी मासूम आंखों में देखो, एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस रहे हैं। अब और देर नहीं कर सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ गीता, मुझे कुछ करना ही होगा। अगर अभी कोई मदद नहीं मिली तो ना जाने हमारे बच्चों का क्या होगा। सेठ जी के पास जाना ही होगा, शायद वो कुछ मदद कर दें। भगवान करे सेठ जी को हमारी हालत पर दया आ जाए, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो? ऐसा मत बोलो सरिता, सेठ जी अच्छे इंसान हैं और हमारी मजबूरी जरूर समझेंगे। और देखो, बारिश भी रुक गई है। मैं अभी आता हूं। भोला बिना देरी किए सेठ के यहाँ जाता है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ घर से बाहर निकलकर आता है। सेठ जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। आपने जो खेत जोतने के लिए दिया था, उसमें मैंने दिन रात करके बहुत अच्छी फसल उगाई थी। आपने तो देखा ही था, लेकिन वो बारिश की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, खाने को घर में एक दाना नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, नहीं तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। अरे भोला, ये तू क्या बोल रहा है? एक तो तूने मेरा खेत बर्बाद कर दिया और ऊपर से मैं तुझे फिर पैसे दूं। मैंने तुझे अपना खेत उधार दिया था ताकि अच्छी फसल हो और मुझे मुनाफा मिले, लेकिन अब जब कुछ बचा ही नहीं तो मैं तुझे और पैसे क्यों दूं? तू क्या सोचता है कि मैं कोई खैराती संस्था चला रहा हूं? कुछ नहीं मिलेगा, चला जा यहां से। सेठ जी, मैं जानता हूं कि मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? बारिश ने सिर्फ मेरा ही नहीं,
पूरे गांव वालों का नुकसान कर दिया है। यह कुदरत का कहर था, कोई इसे रोक नहीं सकता था। अगर आप अभी मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और अगर मैंने तुझे पैसे दे दिए तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? पहले ही तेरा पिछला कर्ज बाकी है, अब तू फिर से मांगने आ गया। ये बारिश कब तक चलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। और अगर अगली बार भी फसल नहीं हुई तो मैं कोई घाटे का सौदा नहीं करता, समझा? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और तूने अगर ज्यादा बकवास की तो मैं अपने आदमी बुलाकर तुझे बाहर फेंकवा दूंगा। जा, यहां से निकल। इतना बोलकर सेठ घर के अंदर चला जाता है और भोला वहीं निराश खड़ा रहता है। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी हुई बेकार सब्जी पर पड़ती है। वह थोड़ी देर उस सब्जी को देखता रहता है और फिर उसे लेकर घर चला जाता है। भोला, ये सब्जी कहाँ से लाए? ये तो ठीक से देखने में भी अच्छी नहीं लग रही। अरे नहीं, सेठ जी ने कहा था कि यह बस 2-3 दिन पुरानी है। ठीक से पकाओगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भूख लगी होगी तो स्वाद भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये सब्जियां तो बिल्कुल अच्छी नहीं, कुछ तो सड़ भी रही है। भोला, सच्ची बताओ, ये सब्जी हमें दान में दी गई है या सेठ जी ने बची कुची चीजें थमा दी हैं? देखो सरिता, हमारे हालात तो तुम जानती हो। अगर ताजी सब्जी खरीद सकता तो जरूर लाता, लेकिन अभी जो मिला वही ले आया। सरिता भोला की बात पर भरोसा कर वह सब्जी बना लेती है और सभी मिलकर खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और बारिश भी थम जाती है। भोला जी, 3-4 दिन हो गए और आपको कोई काम नहीं मिला। देखो, अब तो बारिश भी थम चुकी है और मौसम भी खुल गया है। मैं सोच रही हूँ कि हमें फिर से एक जमीन लेनी चाहिए। हम फिर से उस जमीन को अपने खून पसीने से सींचोगे। मेहनत करेंगे तो हमारी किस्मत जरूर बदल जाएगी। सुनीता, तुम तो जानती हो पिछली बार जब मैंने सेठ जी की जमीन ली थी तब कैसी अनहोनी हो गई थी। बिना मौसम की बारिश ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। फसल तबाह हो गई और हम फिर से जीने के लिए मोहताज हो गए थे। मैं फिर से वही गलती नहीं दोहरा सकता। अगर इस बार भी कुछ गलत हो गया तो हमारे पास खाने के लाले पड़ जाएंगे। भोला देने वाला तो ऊपर वाला है। वह हमारी मेहनत का फल जरूर देगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करने वालों का साथ भगवान भी देते हैं। जब तक हम खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखेंगे, तब तक कोई भी मुसीबत हमें रोक नहीं सकती। तुम्हारी बातें सही है सुनीता, लेकिन डर अभी भी दिल से निकला नहीं है। मेहनत तो मैं पहले भी करता था, लेकिन हाथ हमेशा खाली रह गए। भोला जी, यह दुनिया उम्मीद पर टिकी है। जिसने कोशिश करनी बंद कर दी, उसका जीवन भी ठहर जाता है। हमें फिर से शुरुआत करनी होगी, नई उम्मीद के साथ, नए हौसले के साथ। इस बार हम पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे और अगर मुश्किलें आएंगी भी तो मिलकर सामना करेंगे। तुम ठीक कह रही हो सुनीता। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे तब तक हमारी हार नहीं होगी। मैं इस बार पूरी ताकत लगा दूंगा। चलो नई शुरुआत करते हैं। भोला सेठ के पास जमीन की बात करने के लिए जाता है और रास्ते में ही सेठ मिल जाते हैं। सेठ जी, मैं आपके पास ही आ रहा था। अच्छा, बोलो क्या बात है? सेठ जी, मुझे एक बार फिर से आपकी जमीन चाहिए। मैं उस पर मेहनत करना चाहता हूं। इस बार मैं उसे सच में हरी भरी कर दूंगा। अरे भोला, तुझे पिछली बार भी मैंने अपनी जमीन दी थी, लेकिन तू कुछ कर पाता उससे पहले ही बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। अब तू फिर से मांगने आ गया। हाँ सेठ जी, मैं जानता हूं कि पिछली बार मौसम ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस बार मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं अपनी मेहनत से हालात बदल दूंगा। अरे भाई, तू समझता क्यों नहीं? यह मौसम ठीक नहीं है। फिर से बेमौसम की बारिश हो रही है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तेरी सारी मेहनत फिर से बेकार चली जाएगी। फालतू में तू वक्त भी गवाएगा और श्रम भी। सेठ जी, मेहनत करने वाला कभी हालातों से डरता नहीं है। अगर किसान हर मुसीबत से डरता तो खेत कभी लहलहाते नहीं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। इस बार मैं मिट्टी की कसम खाकर कहता हूं कि अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। आप बस एक मौका दीजिए। भोला, अब मैं वो जमीन तुझे खेती के लिए नहीं दे सकता,
क्योंकि वो जमीन मैंने इस सेठ को बेच दी है। ये पास के गांव के सरपंच है और इन्होंने हमारे गांव की बहुत सारी जमीन ले ली है। इसलिए तू अपना समय बर्बाद मत कर। मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। लेकिन भोला, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। तुम्हारी बातों से मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम बहुत ही मेहनती इंसान हो और तुम्हें काम की बहुत जरूरत है। इसलिए मैंने जो इस सेठ से जमीन खरीदी है वो मैं तुम्हें खेती के लिए देता हूं। मुझे भरोसा है कि तुम उस जमीन पर अच्छी फसल उगाओगे। भोला को उस सरपंच की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है और वो कुछ देर के लिए मौन हो जाता है। क्या हुआ भोला? क्या तुम मेरे खेत में काम नहीं करना चाहते? नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि भगवान किसी न किसी रूप में हम जैसे गरीब की मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेज देते हैं। और सेठ जी, आपका यह भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं अपना खून पसीना एक करके उस खेत में काम करूंगा। आप बस देखते जाइए। भोला जमीन पाकर बहुत खुशी खुशी घर लौटता है और दूसरी तरफ अरे सुनीता, मैंने सुना कि तुझे उस दिन की बात बहुत बुरी लगी जब मैंने कहा था कि पहले हम कुएं से पानी भरेंगे, फिर तुम जैसे लोग। नहीं रानी बहन, बस थोड़ी सी बुरी लगी थी। लेकिन किसी को नीचा दिखाना सही नहीं होता। आखिर सब इंसान बराबर होते हैं। बराबर? तुम जैसे गरीब लोग भी अपने आप को हमारे बराबर समझने लगे। हमारी हैसियत और तुम्हारी औकात में बहुत फर्क है। रानी बहन, इतना घमंड करना भी अच्छी बात नहीं। ऊपर वाले को गिराते हुए देर नहीं लगती। जो आज ऊंचाई पर हैं, वे कल नीचे भी आ सकते हैं। गिरेंगे। और हमारे पास अपना खेत है। हमारी फसल हर बार लहलहाती है। हमारे घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं, न तुझ जैसे गरीबों की, न ऊपर वाले की। हमारी तकदीर हमसे कोई नहीं छीन सकता। इतना सुनकर सुनीता अपने घर आ जाती है। तभी भोला भी घर आ जाता है। अरे सुनीता, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। सेठ जी ने हमें अपनी जमीन दे दी है। अब हम अपने खेतों में मेहनत करके उसे लहलहा सकते हैं। मैं कल से ही जुताई शुरू कर दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भोला जी, लेकिन हमें इस बार पहले से ज्यादा सोच समझकर काम करना होगा। और उसके लिए मेरे पास एक सुझाव है। हाँ सुनीता, बताओ ना। भोला, तुम उस जमीन पर एक कुआं खोद लो। जब बारिश होगी तो कुएं में पानी भर जाएगा और हमें हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा। हमें किसी और के कुएं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सुनीता, कुआं खोदने में बहुत समय लग जाएगा और अगर बारिश समय पर नहीं हुई तो उसमें पानी कहां से आएगा? तब तक तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। देखो भोला, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर कुआं होगा तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होगा। खेतों में पानी ज्यादा नहीं रुकेगा, जिससे फसल को नुकसान नहीं होगा। इस तरह हम सूखे और बाढ़ दोनों से बच सकते हैं। हमें दूर के कुएं से पानी लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सुनीता, मैं कल से ही काम शुरू करता हूं। मैं कुआं खोदूंगा और इस जमीन को उपजाऊ बनाकर ही दम लूंगा। अगली सुबह होते ही भोला जमीन पर सबसे पहले कुआं खोदने में लग जाता है। 2 दिनों की मेहनत के बाद भोला कुआं तैयार कर लेता है और तब से ही वह पूरे मन से अपनी खेती में जुट गया। वह हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। कुछ ही हफ्तों में उसके खेतों में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। रानी के पति सोहन ने भी इस बार अपनी खेती में काफी मेहनत की थी। उसकी भी फसल अच्छी हो रही थी। लेकिन समय ने फिर से खुद को दोहराया और अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और एक तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते आसमान से मूसलधार बारिश होने लगी। लेकिन इस बार लोग डरे हुए थे और जिस बात का डर था वही हुआ। जल्द ही बारिश इतनी तेज हो गई कि खेतों में पानी भरने लगा।
भोला के खेतों में भी पानी आया, लेकिन उसका पहले से खोदा हुआ कुआं उसकी मेहनत को बचा रहा था। खेतों का सारा पानी कुएं में समा रहा था। दूसरी ओर सोहन के खेतों में पानी रुक गया। उसका कोई निकास नहीं था। देखते ही देखते पूरा खेत पानी में डूब गया। फसलें गिरने लगी और सारी फसल बर्बाद हो गई। रानी, अब हमारे पूरे खेत बर्बाद हो चुके हैं। हमने अपनी सारी कमाई, सारी मेहनत इस फसल में लगा दी थी और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सब खत्म हो गया। पता नहीं हमारे कौन से बोल ऊपर वाले को बुरे लग गए। मुझे लगता है कि यह सब मेरी ही गलती है। मैंने ही सुनीता को बहुत सुनाया था। उसे ताने मारे थे कि वह गरीब है और हम अमीर हैं। मैंने घमंड में कहा था कि हमें कोई नहीं गिरा सकता। पर देखो, आज हमारा सब कुछ चला गया। शायद ऊपर वाले को यही बात बुरी लग गई और उसने हमारी फसल तबाह कर दी। रानी, यह तुमने अच्छा नहीं किया था। कोई गरीब होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका मजाक बनाया जाए। भगवान सबको बराबर देखते हैं, लेकिन घमंड करने वालों को वह जल्दी सबक सिखा देते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया सोहन। मैंने सुनीता को बहुत तकलीफ दी, उसे ताने मारे, उसका मजाक उड़ाया और देखो ऊपर वाले ने कैसी सजा दी। सुनीता के पति भोला की फसल बच गई क्योंकि उसने पहले ही सोचा था, और हम तो अपनी अकड़ में ही जी रहे थे। अब पछताने से कुछ नहीं होगा रानी। अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो जाकर सुनीता से माफी मांगो। जब तक वह तुम्हें माफ नहीं करेगी तब तक तुम्हारा दिल तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। रानी और सोहन दोनों भोला के घर जाते हैं, सुनीता और भोला से माफी मांगने के लिए। सुनीता बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, तुम्हें गरीब कहा, तुम्हें नीचा दिखाया। लेकिन अब ऊपर वाले ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। उसने हमारी सारी फसल खराब कर दी और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। खाने तक के पैसे नहीं है। रानी बहन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि किसी गरीब को छोटा मत समझो, किसी को ताने मत मारो। ऊपर वाला सब देख रहा होता है। जब तुमने कहा था कि तुम्हारे पास खेत है, अनाज है और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तब शायद तुम्हें लगा होगा कि यह हमेशा रहेगा। लेकिन देखो, सब एक पल में छीन गए और अब तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो। हाँ सुनीता बहन, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। घमंड करने वालों का घमंड भगवान एक झटके में तोड़ देता है। मैं बहुत पछता रही हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। और सुनो रानी बहन, अगर तुम्हें खाने पीने की कोई जरूरत हो या पैसों की दिक्कत हो तो तुम बेझिझक हमारे घर आ सकती हो। मेरा दिल छोटा नहीं है। मैंने गरीबी सही है, पर मेरा दिल अमीर है। मैं जानती हूँ कि जब भूख लगती है तो अमीरी गरीबी सब भूल जाती है। सुनीता बहन, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दे दी। अब मैं कभी भी किसी गरीब को छोटा नहीं समझूंगी। सेठ भी भोला की मेहनत और चतुराई देख बहुत खुश होता है और भोला को आधी जमीन दे देता है। और इस तरह भोला अपनी मेहनत से अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देता है। बहुत समय पहले की बात है। हाजीपुर नाम के गांव में ढिल्लू नाम का एक लड़का रहता था। उसका नाम ही उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता था। वो बिल्कुल ढीला और कामचोर था और उसे केवल आराम करना पसंद था। वो दिन भर या तो सोता रहता या फिर इधर उधर आवारागर्दी करता था। ढिल्लू के पिता रामचरण जी बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान थे। उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। तब से उसके पिता ने ही उसकी देखभाल करके उसे बड़ा किया था। लेकिन बेटे की ऐसी आदतों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। ये लड़का मेरी मेहनत की कमाई का मोल नहीं समझता। मैंने इसे कितनी बार समझाया, लेकिन सब बेकार। अरे नालायक, उठ, जब देखो सोता रहता है। अरे पिताजी, मैं सो नहीं रहा, बस ऐसे ही लेटा था। बेटा, जीवन आराम करना के लिए नहीं है। मेहनत करने से ही सुख और सम्मान मिलता है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो आगे क्या करोगे? अरे पिताजी, इतनी चिंता मत किया करो। मैं तो अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जीऊंगा। उन्होंने ढिल्लू को कई बार समझाया, लेकिन ढिल्लू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए रामचरण की आंखों में चिंता और निराशा झलकती थी।
अरे भाई रामचरण, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं रमेश, मेरा लड़का तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हर वक्त सोता रहता है या फिर आवारागर्दी करता रहता है। मैं तो परेशान हो गया हूं। ऐसे कब तक चलेगा? देखो रामचरण, मेरी मानो तो अब इसका इलाज एक ही है कि तुम उसकी शादी कर दो। जब इसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो शायद उसकी आलसी आदतें बदल जाएंगी। शायद तुम सही कह रहे हो, यही इसका हल हो। मैं जल्दी ही इसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढता हूँ। तुम्हारे नज़र में भी कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ ही दिनों में रामचरण जी ने ममता नाम की लड़की से ढिल्लू की शादी कर दी। ममता बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़की थी। ममता जैसी लड़की के आने से मुझे पूरा यकीन है कि ढिल्लू का आलस्य दूर हो जाएगा और अब वो जिम्मेदार बनेगा। शादी के बाद भी ढिल्लू की आदत नहीं बदली, बल्कि वो पहले से भी अधिक आलसी हो गया था। क्या ये आदमी कभी सुधरेगा? इतनी मेहनत से सब कुछ संभाल रही हूँ, लेकिन ये बस सोता रहता है। सुनो जी। क्या है? मुझे सोने दो। आप मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। इनसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अपने पति की इन हरकतों से ममता बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन ममता ने अपने ससुर रामचरण जी के सामने अपनी परेशानी रखी। पिताजी, मैंने आज तक आपके सामने कुछ नहीं कहा क्योंकि आप घर के बड़े हैं, लेकिन अब मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ पिताजी। आपने अपने इस आलसी और निठल्ले बेटे की शादी मुझसे कर दी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ? पिताजी, क्या आपको पता नहीं है कि वो कुछ करता धरता नहीं है? सारा दिन घर में पड़ा रहता है। आपको क्या लगा था कि सिर्फ शादी कर देने से वो सुधर जाएगा? उसने मेरी जिंदगी का चैन छीन लिया है। बेटी, मैं भी तो उसकी इन हरकतों से परेशान हूँ। अब तुम ही बोलो, तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि वो कोई काम करे, अपनी जिम्मेदारी को समझे। बेटी, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि वो कुछ काम करे और अपनी जिम्मेदारी को समझे। अब वो तुम्हारा पति है, तुम उसे प्यार से समझाओ, शायद वो बदल जाए। मैं तो समझा समझाकर पागल हो चुकी हूँ। वो मेरी सुनते ही कहाँ है। सारा दिन बस घर में पड़े रहते हैं या पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। दिन बीतते गए, लेकिन हालात और खराब होते गए। कुछ दिनों बाद रामचरण जी का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद ढिल्लू को और भी छूट मिल गई, क्योंकि अब उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। एक दिन ढिल्लू खाट पर लेटा हुआ आराम कर रहा था। उसे इस तरह आराम करता देख ममता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आपको शर्म नहीं आती? पूरे गांव के मर्द सुबह उठते ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनकी पत्नियां चैन से जीती हैं, लेकिन मैं जब से इस घर में आई हूं, एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला। अरे कैसी बातें कर रही हो ममता? तुम जानती हो मैं कब से काम की तलाश कर रहा हूं, लेकिन जहां भी जाता हूं वहां छोटे मोटे काम ही मिलते हैं, और छोटे मोटे काम करना मुझे पसंद नहीं है। मुझे कोई बड़ा करना है। बड़ा काम और तुम करोगे? छोटे मोटे काम तो तुमसे होते नहीं, तो भला बड़ा काम क्या होगा तुमसे? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अरे भाग्यवान, कुछ दिनों की बात है। देखना, एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। बस भी करो, तुम तो रोज बस बच्चों की तरह बहाने बनाते हो। तुम मेरे पति हो, लेकिन पति वाली कोई बात है ही नहीं तुम में। अरे क्यों मुझे बच्चों की तरह डांट रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत? इज्जत उसकी होती है जो घर में कुछ पैसे कमा कर लाए। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मत करो मेरी इज्जत, जो मन में आए कहती रहो, लेकिन एक काम तो कर दो। मुझे बहुत भूख लग रही है, जरा 2 रोटी बना दो। तुम्हें खाना मांगते हुए शर्म नहीं आती? 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। बताओ खाना कहाँ से बनाऊं? लेकिन तुम्हें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है तो जाओ और कुछ काम करो, ताकि शाम तक हमारे घर का चूल्हा जल सके। ममता की कड़वी बातें सुनकर ढिल्लू भारी कदमों से घर से बाहर निकलता है। अब क्या करूं? मेरे पास ना काम है ना पैसे। आज तक उधार लेकर ही गुजारा किया, अब कौन उधार देगा? सबने ताने देना शुरू कर दिया है। एक आखिरी उम्मीद है सोहन भाई।
वो हमेशा मदद करते आए हैं। शायद इस बार भी। भाई कैसे हो? आज तुम्हारी मदद चाहिए। घर में हालात बहुत खराब हैं, खाने को कुछ नहीं है। अगर थोड़ा उधार दे दोगे तो बड़ा एहसान होगा। वादा करता हूँ अगले हफ्ते लौटा दूंगा। ढिल्लू, मैंने तुम्हारी पहले भी कितनी बार मदद की है, लेकिन तुमने कभी वापस करने की कोशिश तक नहीं की। पूरे गांव में ऐसा कौन है जिससे तुमने उधार ना लिया हो? भाई इस बार सच में हालात बहुत खराब हैं। ममता ताने दे रही है। प्लीज इस बार मदद कर दो। बातें बनाना तो तुम अच्छे से जानते हो ढिल्लू, पर कब तक दूसरों के भरोसे जिंदा रहोगे? कभी खुद के पैरों पर खड़े होने के बारे में सोचो। देखो भाई, मैं यहाँ ज्ञान सुनने नहीं आया। अगर पैसे हैं तो दे दो, वरना मत दो, मैं खुद संभाल लूंगा। ढिल्लू की ये बेपरवाह बात सुनकर सोहन का गुस्सा फूट पड़ता है। देखो भाई, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुम एक नंबर के मक्कार और धोखेबाज इंसान हो। पैसे लेकर लौटाने का नाम भी नहीं लेते। तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करना बेकार है। सोहन के ताने सुनकर ढिल्लू अपने घर की ओर बढ़ा, लेकिन कदम भारी थे। रास्ते में वो थककर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। अभी वो अपने हालात पर सोच ही रहा था कि दूर से गांव का मुखिया अपने 2 साथियों के साथ डंडा लिए उसकी ओर आते हुए दिखा। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? ये मुखिया जी तो मुझे देखते ही पैसों की मांग करेंगे। अब मैं क्या जवाब दूं? बहुत हो गया ढिल्लू, तूने मुझे कब से बेवकूफ बना रखा है। तुझे अपनी चालाकियों और झूठे वादों का हिसाब देना ही होगा। इस बार तेरी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आज मैं तुझसे अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। मुखिया जी, मेरी बात सुनिए। इस वक्त मेरी हालत बहुत खराब है। घर में खाने को कुछ नहीं है। बस थोड़ा और समय दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा। अगर तुझे पैसे देने होते तो तू कब का चुका देता। तुझसे बड़ा कामचोर और धोखेबाज मैंने नहीं देखा। अरे तुझे तो धरती का बोझ कहना चाहिए। तूने तो अपने पिताजी की भी कभी कदर नहीं की। बेचारे इतने अच्छे और सच्चे इंसान थे, जो बस तेरी इस कामचोरी की चिंता में चल बसे। मुखिया जी, एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं सच में वादा करता हूं, 1 महीने के अंदर सारे पैसे लौटा दूंगा। देखते क्या हो, इसे मारो। तब तक मारो जब तक इसे अपनी औकात याद ना आ जाए। अब ये किसी से उधार लेने की हिम्मत नहीं करेगा। मुखिया की कड़वी बातें सुनकर ढिल्लू समझ गया कि वो आज बचने वाला नहीं। मुखिया के साथी ढिल्लू को मारने ही वाले थे कि अचानक ममता वहां पहुंच जाती है। मुखिया जी, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये आपका पैसा लौटा देंगे। कृपया इन्हें मत मारिए। ममता, सिर्फ तुम्हारी बात का मान रखकर मैं इसे आज छोड़ रहा हूं। लेकिन सुन लो, अगर इसने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो अगली बार इसका वो हाल करूंगा जो ये जिंदगी भर याद रखेगा। कब तक मैं तुम्हें पिटने से बचाती रहूंगी? अगर तुमने 1 महीने के अंदर पैसे नहीं लौटाए तो मुखिया तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ कर रख देगा। ममता सही कह रही है। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो मेरी हालत बुरी हो जाएगी। लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? हाँ, एक काम कर सकता हूं। हमारे पास 2 बैल हैं। मैं एक बैल मुखिया जी को दे देता हूं। इस तरह मैं उनसे थोड़ी मोहलत ले सकता हूं। अगली सुबह ढिल्लू एक बैल की पेशकश करने के लिए मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया जी, मैं अभी आपके पैसे नहीं लौटा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मेरे पास 2 बैल हैं, जिसमें से एक मैं आपको देने आया हूं। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपना बैल वापस ले जाऊंगा। अरे वाह, आज तूने काम की बात की है। मुझे तेरी ये बात पसंद आई। तू ये बैल यहीं छोड़ दे। मुखिया को बैल देने के बाद ढिल्लू खुश होकर घर आकर ममता को सारी बात बताता है। ममता, आज मैंने मुखिया जी का सारा कर्ज चुका दिया है। अब वो कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर तुमने मुखिया जी के पैसे कैसे दिए? ममता, मैंने अपना एक बैल मुखिया जी को दे दिया, उनके कर्ज के बदले। अब हमारी जिंदगी से उनका झंझट हमेशा के लिए खत्म। क्या तुमने बैल दे दिया और तुम इसे समझदारी मान रहे हो? क्यों? इसमें क्या गलत किया? बेवकूफ मुखिया जी नहीं तुम हो। एक बैल के बिना तुम खेत कैसे जोतोगे? अब एक बैल हमारे किस काम का है? हे ईश्वर, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति मिला है। अब मैं क्या करूं ममता? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि एक बैल के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बैल वापस चाहिए। किसी भी तरह मुखिया जी से जाकर बैल वापस लेकर आओ, अभी के अभी। ढिल्लू शर्मिंदा होकर सिर झुकाता है और घर से बाहर निकल जाता है। ढिल्लू जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेवकूफ़ी पर पछताने लगा। वो सोचने लगा कि अब हालात को कैसे संभाले। मैंने अपनी जिंदगी का क्या बना लिया? न पिता की बात मानी, न पत्नी की। अब क्या करूं? तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन हिम्मत और जिम्मेदारी साफ झलक रही थी। ढिल्लू हैरान होकर उसके पास गया। अरे भाई, तुम इतनी छोटी उम्र में इतना कठिन काम क्यों कर रहे हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या करूं भैया, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। घर चलाने के लिए मुझे ही काम करना पड़ता है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो घर में खाना कैसे बनेगा? इतनी छोटी उम्र में इतना बोझ, तुम्हें थकान नहीं होती? थकान तो होती है, लेकिन जब पिताजी का ख्याल आता है तो सारी थकान दूर हो जाती है। वही तो मेरे सब कुछ हैं। ये सुनकर ढिल्लू चौंक गया। लड़के की बातें सुनकर ढिल्लू के दिल में कुछ टूट सा गया। लड़का बोला, भैया, आप चाहें तो हमारे घर चलिए, पिताजी से मिलकर अच्छा लगेगा। ढिल्लू उसके साथ उसके छोटे से घर गया। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खाट पर लेटा हुआ था। लड़का तुरंत उनके पास गया, पानी पिलाया और बड़े प्यार से उनका हाल पूछा। ये सब देखकर ढिल्लू की आंखें भर आईं। वो मन ही मन सोचने लगा, एक मैं था जिसने अपने पिता की कभी कद्र नहीं की, और एक ये छोटा सा बच्चा है जो अपने बीमार पिता के लिए इतना कुछ कर रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे अपने पिता रामचरण जी की बातें याद आने लगी, उनकी मेहनत, उनका प्यार और अपनी नालायकी। ढिल्लू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल उसने ठान लिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैंने अपने पिता की बात मान ली होती। अब मैं अपनी जिंदगी बदल कर रहूंगा, मेहनत करूंगा और एक जिम्मेदार इंसान बनकर दिखाऊंगा। अगली सुबह ढिल्लू सीधे मुखिया के पास गया। मुखिया जी, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं मेहनत करके आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। बस मुझे मेरा बैल दे दीजिए ताकि मैं खेत में काम कर सकूं। उसकी सच्चाई देखकर मुखिया भी नरम पड़ गया और उसे एक मौका दे दिया। इसके बाद ढिल्लू ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। वो खेतों में काम करता, लकड़ी काटता और छोटे मोटे काम भी करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों में उसने अपना कर्ज भी चुका दिया और अपना बैल भी वापस ले आया। अब ढिल्लू पहले जैसा आलसी नहीं रहा था। वो एक मेहनती और जिम्मेदार किसान बन चुका था। ममता भी अब खुश थी और उसे अपने पति पर गर्व होने लगा।